हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी। बेटा अब से लेके आपके बोर्ड के पेपर तक 24 आवर्स बचे हुए हैं। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया होगा। आपकी थ्योरी, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सारा पार्ट आपका कंप्लीट होगा। और आपने अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए सैम्पल पेपर्स भी लगा लिए होंगे ना। तो बेटा आपके कॉन्फिडेंस में ही बूस्टअप लाने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ के आप लोगों ने कितना पढ़ा है, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए मैंने 1 डे बिफोर एग्जाम से एक सैंपल पेपर्स लिया है। आपका जो ये सैंपल पेपर है, यदि आप इस सैंपल पेपर करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना हद तक आपकी तैयारी हो रखी है आपकी ना। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बेटा ये सैंपल पेपर आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे काफ़ी हद तक आपको मैच करेंगे क्वेश्चंस ना। चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बेटा, सेक्शन नंबर ए का पहला सवाल है। इफ photons of frequency nu are incident on the surface of metal A and B of threshold frequency nu by 2 and nu by 3 ना। आपके पास बेटा दो सरफेस है आपके, एक ये आपका मेटल ए है मान लेते हैं, ये आपका बेटा मेटल बी है, ठीक है। दोनों पे जो है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। जो फोटॉन्स जल रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, न्यू है। यहाँ की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू नोट है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है बेटा, यहाँ पे न्यू बाई 2 है। और यहाँ पे है बच्चे कितनी, न्यू बाई 3, ठीक है बेटा। अब आप देखो पूछा क्या है इसने, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है दोनों की, ए वर्सेस बी की, ठीक है। ये ए है, ये हमारा बी है। अब आपको पता है बेटा आइंस्टीन की थ्योरी क्या बोलती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है बच्चे एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है। देखो पहले वाली इक्वेशन में बात करें, यदि हम ए सरफेस के लिए बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट क्या है बेटा, हमारा न्यू बाई 2 है। तो ये बन गया हमारा एच इंटू न्यू बाई 2, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा काइनेटिक एनर्जी फॉर बी सरफेस, सरफेस नंबर सेकंड के लिए क्या बन जाएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू बाई 3 आ गया बेटा हमारे पास ये। इसको भी सिंप्लीफाई करो फटाफट से, ये आ गया 2 बाई 3 इंटू न्यू, ये सेकंड आ गया। दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारते ही बेटा देखो न्यू एच एच कट गया, न्यू न्यू कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई 2 डिवाइड बाई आ गया 2 बाई 3। ये घूम के ऊपर चला गया तो बेटा ये आ गया 3 बाई 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3:4, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आप फटाफट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यदि किसी क्लोज सरफेस से जो पास आउट हो रहा है तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो बेटा आपको पता है गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम आपने पढ़ रखी है कि जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली चार्ज इनसाइड विद रेस्पेक्ट टू किसमें, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका। मतलब कि आपका जो सरफेस है गॉसियन सरफेस का क्लोज सरफेस होता है, आपको पता ही है। तो क्लोज सरफेस हो कैसा भी शेप, इसकी शेप क्यों ना, उस पर तो मैटर नहीं करता। केवल डिपेंड करता है किसके ऊपर, जितना चार्ज अंदर रखा है या फिर मीडियम कौन सा है, मतलब परमिटिविटी के ऊपर ना। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा बेटा ए नेट चार्ज एनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ध्यान रखना टाइप ऑफ या साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या है बेटा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, a charged particle after being accelerated through a potential V enter in uniform magnetic field and moves in a circle of radius r। ये बोल रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, जो एक्सीलेट हुआ है मतलब V पोटेंशियल से, और वो मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर कर गया ना। अब वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो बेटा आपने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल जो है r रेडियस में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसकी वैल्यू होती है बेटा रेडियस की mv अपॉन में qb। और एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है बेटा, ये होता है पी अपॉन क्यू बी। तो पी क्या हो जाएगा आपका, लीनियर मोमेंटम होता है। ये होता है बेटा आपका, इसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए, पी होता है ट्वाइस एम के ई डिवाइड बाई क्यू बी। ये आपका रेडियस आ गया हमारे पास क्या, 2m के ई ना। लेकिन यहाँ पोटेंशियल गिवन है तो आपको बेटा काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो रेडियस का फॉर्मूला बन गया वो बन जाएगा 2m, ये होता है बेटा q इंटू वी का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई क्यू बी। मतलब आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v होता है, मतलब कि पोटेंशियल के स्क्वायर रूट पे ना। अब इसने बोला डबल कर दिया पोटेंशियल को, डबल करते ही बेटा रेडियस क्या हो जाएगी, ये √2 टाइम्स हो जाएगी आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ फटाफट से। ये क्या बोल रहा है बेटा, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस r एंड आउटर रेडियस r2r। आपके पास एक ये r रेडियस का है, ये होलो स्फेरिकल आपका कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस एक अंदर वाले की r है, बाहर वाले की बेटा मान लो क्या है, ये गिवन है इसकी 2r है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, मान लेते हैं क्यों चार्ज है। द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी टू द
इनर सरफेस टू दैट ऑफ आउटर सरफेस। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताना है। तो बेटा आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब लेकिन आप एक बात देखो, यहाँ ये अंदर का जो इनर सरफेस है, यहाँ सेंटर पे चार्ज रखा है, क्यों? तो बेटा इंडक्शन की वजह से इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, और जो आउटर सरफेस पे उस पे क्या आ जाएगा, प्लस का क्यू आ जाएगा। यदि मैं इनसाइड वाले की बेटा चार्ज की बात करूँ, तो इनसाइड में चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना है, उसकी रेडियस आर है, तो बेटा ये बन जाएगा 4 पाई r²। यदि मैं आउटसाइड वाले की बात करूँ, आउट वाले का बेटा प्लस का क्यों हो जाएगा, डिवाइड बाई रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 पाई r² ही आएगी। लेकिन r क्या है, इस बार 2r है क्योंकि बड़े वाला सर्कल है, तो ये 2 पाई r, 4 पाई r, 2r का होल स्क्वायर हो गया। दोनों को डिवाइड मार दो, डिवाइड मारते बेटा 4 पाई r² से कट जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 4 घूम के ऊपर जाएगा, तो ये बन गया -4:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -4:1। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R। एक्चुअली बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है, इसलिए मैं को काफ़ी दिनों से वीडियो डाल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी केवल 24 आवर्स बचे हुए हैं, तो मैं चाह रहा था कि मेरे बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। तो ये लास्ट सैम्पल पेपर्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद आपके पास कोई वीडियो नहीं आएगी। और ऑल द वेरी बेस्ट बेटा फॉर योर एग्जाम जो अभी 24 घंटे बाद होने वाला है। आई होप कि आप हर कोई जिसने अच्छे से, यदि मेरी जो जो भी मैंने डाटा डाल रखा है, आपका जो भी बेटा मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, यदि आपने वो सारा किया होगा ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बेटा 95% से एक भी बच्चे के नंबर कम नहीं आएंगे, हर किसी के नंबर फिजिक्स में 95 आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। चलिए बेटा शुरू करो फटाफट, फिर दोबारा से आ जाओ मुद्दे पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा था, एक सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, द ग्राफ ऑफ द इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर। देखो बेटा मैंने ये पहले समझा रखा है आपको, तो इसका ग्राफ क्या है, ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 3 ग्राफ बता देता हूँ एक्चुअली जो आ सकते हैं। सेल से रिलेटेड 3 ही ग्राफ बनते हैं, v इजकल टू ई माइनस आई आर। एक तो ग्राफ पूछता है बेटा आर वर्सेज वी का, जो कि क्या होता है, वो ग्राफ किस तरीके से आता है, यदि आपका आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तो जो ये V है, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, वो मैक्सिमम EMF के बराबर आ जाता है। यदि आपका R की वैल्यू 0 हो, कैपिटल R 0 हो जाए, तो पोटेंशियल भी 0 होता है। लेकिन बेटा यदि स्मॉल r, मतलब जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो जाए, तो जो आपका वोल्टेज है वो E/2 आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका लेवल भी करना है आपको ना। दूसरा ग्राफ बेटा सेल से बनता है आपके पास क्या, आई वर्सेस वी का ग्राफ बनता है। और आप देख रहे हैं इस इक्वेशन से v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आई है, तो इसका डिक्रीजिंग स्लोप बनता है ऐसे, ठीक है। तीसरा ग्राफ बनता है बेटा, इसमें जो पूछ लेता है आर वर्सेस ई का, और ई क्या होता है आपको ई पता है, ईएमएफ होता है, ये सेल का पूरी का मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो बेटा इसका क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन एंड दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी पता है बेटा, प्रोटोन की आपको गिवन है, कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपके पास अल्फा पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी पता है, अल्फा पार्टिकल की बेटा कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पूछा है रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो बेटा आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला बेसिकली पता है कि लैम्डा होता है, वो एक होता है h/p। पी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्वाइस एम के ई का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है आपके पास ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। देखो एच पे कट जाएगा, कांस्टेंट है, 2 कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि बेटा जो लैम्डा है वो इनवर्सली किस पे आ गया, रूट ऑफ एम इंटू के ई के ऊपर ना, ठीक है। अब आप दोनों केसेस में यहाँ पुट अप कर दो कि जो लैम्डा प्रोटोन है, यदि मैं लैम्डा अल्फा के रेस्पेक्ट में उसका रेशियो निकालूं, तो लैम्डा प्रोटोन कितना हो जाएगा, ये घूम के देखो उल्टा हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालूंगा तो मास ऑफ अल्फा ऊपर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी ऊपर आ जाएगा, नीचे आगे बेटा मास ऑफ प्रोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आई थिंक अच्छे लेवल की चल रही होगी, क्योंकि बेटा लास्ट टाइम में अब तो आपको सारा आना ही चाहिए ना, बस केवल क्वेश्चंस लगाने हैं, इससे आपका स्ट्रेंथ आपकी गेन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बेटा बिल्डअप होगा इस पेपर को करके आपका ना, ठीक है। मास ऑफ अल्फा कितना होता है बेटा, 4 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, ये कट गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आपको गिवन है बेटा 1 है, और ये नीचे 4 है, ये भी कट गया, तो क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, ए फोटो सेल कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्लेस्ड बाय एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है।
एक फोटो सेल है जो सोर्स ऑफ लाइट से कितनी दूर रखी गई है, डी सेपरेशन पे ना। एज ए रिजल्ट करंट फ्लो इन द सर्किट, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d/2। अभी बोल रहा है यदि आप डिस्टेंस को क्या कर दे, d/2 कर दे। देखो बेटा पहली बात तो यह कि फोटो सेल सिलेबस में नहीं है आपके ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस की, जो सोर्स से डिस्टेंस है ना उसके इनवर्सली होता है 1/r² ना। तो यदि मैं दोनों का रेशियो निकाल दूं यहाँ से I2/I1 सेकंड वाले केस का और इनिशियली जो फर्स्ट केस का, तो ये क्या बन जाएगा, R1² बन जाएगा। वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इंटेंसिटी I2 निकालनी थी, तो ये बन जाएगा बेटा I1 इनिशियल वाली इंटेंसिटी, ये R1/R2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुटअप कर दो, इनिशियल इंटेंसिटी I है, सेपरेशन में इनिशियली डी थी, और दूसरे वाले अब क्या होगी, ये डिवाइड 2 हो गया तो होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, पहले ही कंपेयर में कितनी होगी बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा है, उसको डिवाइड टू आधा आगे ले आया। जितना आप डिवाइड टू लाएंगे उसी रेशियो में उसका स्क्वायर से बढ़ जाएगी इंटेंसिटी। तो आंसर क्या रहेगा, 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। व्हेन ए वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेरेंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ध्यान रखना, देन चेंज इन फेज विल बी पाई होता है बेटा, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। ये डायरेक्ट कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। पास्चन सीरीज ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन गैस लाइज इन। देखो लाइमन बाल, आपको पता है जो पहली सीरीज है लाइमन वाली, वो बेटा किसमें, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। उसके बाद बालमर आती है, बालमर आपकी किसमें, विजिबल रीजन में लाई करती है। उसके बाद जो भी आपको तीनों सीरीज है, लाइमन बालमर हो गया, फिर पास्चन हुई आपकी, फिर ब्रैकेट, फिर आपकी हुई क्या, पीफर्ड है ना। तीनों सीरीज बेटा IR रीजन में लाई करती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। देखो बेटा आपको पता है, आपने अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रखा होगा अच्छे से। उसमें क्या था कि ये मान लो आपका एटम है, एटम के बीच में ये न्यूक्लियस है, यहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल्स आए थे आपकी ना, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा बेटा यहाँ पे एक इम्पैक्ट पैरामीटर नाम का टर्म आया था। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता था कि भाई जो भी आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनका वेलोसिटी इस तरफ है, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे बोलते थे इम्पैक्ट पैरामीटर। इस वाले केस के लिए ये थोड़ा ज़्यादा होगा, इस वाले केस के लिए और ज़्यादा होगा ना। तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होता था उतना ही उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्शन है वो कम लगता था। तो जो ये वाला पार्टिकल है जो सेंटर पे जा रहा है वो रिट्रेस कर जाया करता था अपने पाथ को, यहाँ से ज़्यादा घूमा करता था, ये हल्का सा कम डाइवर्ट हुआ और ये बहुत कम डाइवर्ट होता था ना। तो इनका जो डाइवर्जन है, जो इनका स्कैटर्ड वाली बात कर रहा है ये ना, वो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल बेटा डिपेंड करता था किसके ऊपर, इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है, ओनली एंड ओनली ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है बेटा, 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट, एक सेकेंड होल्ड करना, बस थोड़ा कलर चेंज वो कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा देखो ये क्या बोल रहे हैं, 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट वर्टेक्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L and at a center O as shown in the figure given that K is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon L square। ये K नाम दे दिया, मतलब इसको ना, जो आपका K होता है ये तो ना स्मॉल K कांस्टेंट जो होता है Q अपॉन L स्क्वायर ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो बेटा पहली बात तो आप ये देखो, यदि मैं इसे यहाँ बना लेता हूँ, फटाफट समझना, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ इसने प्लस क्यों रखा है बेटा, यहाँ आपने माइनस क्यों रखा है, इसने यहाँ इसने -2 क्यों रखा है, और यहाँ भी माइनस क्यों है, यहाँ आपका प्लस क्यों बच्चे, यहाँ आपका 2 क्यों है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि मैं सेंटर पे बात करता हूँ, देखो बेटा पहली बात तो मैं इन्हें समझा देता हूँ आपको। देखो जो नीचे वाले तीनों पॉइंट्स है ना, ये पहले ही स्टेप में कट जाएंगे आपके। देखो कैसे, यदि मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो बेटा देखो ये जो सेपरेशन होती है, हर चार्ज से सेपरेशन तो सेम रहेगी। मान लो ये R है तो हर केस में सेम हो गई ना ये। यदि ये सेम हो गई तो बेटा इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा, के क्यू अपॉन में R बन गया। इस माइनस क्यू की वजह से कितना बनेगा, माइनस का के क्यू अपॉन में R बनेगा। इसकी वजह से बेटा कितना बनेगा, माइनस का 2 के क्यू अपॉन में R बनेगा। इस प्लस 2 क्यू की वजह से क्या बनेगा, 2 के क्यू अपॉन में R बन गया। अब आप ऑब्जर्व करो तो देखो बेटा जो ये आपका पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्ट सब जुड़ जाएगा। तो देखो 2 के क्यू अपॉन ये माइनस से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये बनाएगा यहाँ पे ये कितना बनाएगा, ये भी के क्यू बाई आर बनाएगा और ये वाला भी के क्यू बाई आर बनाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा एट द सेंटर ना। तो देखो नेट ये लिखा है पोटेंशियल एट ओ इज नॉन जीरो,
ये तो गलत है, जीरो होगा भाई। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन पी आर, इस पी आर लाइन पे कितना रहेगा, डिफरेंट रहे, ये भी गलत है भाई। अलग अलग पॉइंट पे तो क्या हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, क्योंकि आपका ओ पॉइंट पे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, एग्जैक्टली ना। तो आप यहाँ इस तरीके से भी काट सकते हैं इनके ऑप्शन ना, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी आपको ये कैसे करेक्ट होगा ये ना। देखो बेटा, यदि आपने इस क्यू माइनस क्यू है ना, इसकी वजह से यहाँ कितना फील्ड बनेगा, किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। इस माइनस क्यू की वजह से कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। इस प्लस क्यू की वजह से कहाँ बनेगा बेटा, इस वाले की वजह से उधर बनेगा। तो उधर देखो दो फील्ड बन गए, ऐड हो गया ना, तो ये मान लो इसका कितना बन गया, 2e बन गया आपका ना। देखो बेटा, ये माइनस क्यू है, इसकी वजह से इधर बना। अब इस प्लस क्यू की बात करेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, तो कितना हो गया, 2 × e हो गया। यदि आप इस 2e और इस 2e का नेट निकालेंगे तो बेटा ये कहाँ बनेगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये नेट 2e तो इन दोनों की वजह से आ गया। यहाँ पे माइनस का 2q है, इसकी वजह से भी इस तरफ बनेगा, क्योंकि भाई माइनस क्यू की वजह से क्या होता है, टू द चार्ज फील्ड बनता है, तो ये भी 2 टाइम्स बन जाएगा। और ये प्लस क्यू है, इससे अवे बनेगा, ये भी इधर 2 टाइम्स ना, आपके देख रहे हैं 6 टाइम्स हो गया आपका फील्ड ना। तो इसलिए आंसर क्या है, 6 × k हो जाएगा ये ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड लिक्विड आर 1.656 एंड 1.32 ना। जो आपका ये ग्लास है आपका बेसिकली ना, प्रिज्म जो बना रखा है इसने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.56। अब जो वाटर है बेटा मीडियम ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.32 है ना। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर द रिफ्रैक्शन शोन जो फिगर में दिखा रखा है। नहीं बेटा, यहाँ से लाइट ये टकराई, आप पहली बात तो ये देखो इसका नॉर्मल क्या रहेगा, एक यहाँ इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका। और आपको पता है एक बात कि यार देखो रे कहाँ जा रही है बेटा, रे ग्लास से वाटर में जा रही है ना। तो यदि मैं यहाँ पे टी आई आर वाला फॉर्मूला लगाऊं, आपको पता है कि जो थीटा है वो क्या होता है बेटा, जो ये आई है, जो एंगल है बेसिकली वो ग्रेटर देन होना चाहिए आई सी से ना, तभी जाके टी आई आर होता है आपका ना, ठीक है। देखो रेज में इसमें क्या हो रहा है, अंदर ही टी आई आर दिखा रखा है इस प्रिज्म के अंदर ना। तो जो थीटा या आई है वो ग्रेटर देन आई सी होना चाहिए। यदि मैं दोनों तरफ का साइन थीटा ले लेता हूँ तो बेटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन आई सी हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए आप रेसिप्रोकल ना, यदि मैं इसको बेटा रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा लेस और इक्वल टू 1/sin आई सी हो जाएगा, क्योंकि साइन हो जाएंगे चेंज आपके ना। और 1/sin आई सी क्या होता है, म्यू होता है। सो बेटा जो म्यू है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 1/sin थीटा आ गया। अब म्यू क्या होगा, देखो कहाँ जा रही है रे, ग्लास से बेटा वाटर में जा रही है ना। इसे रीड कैसे करते हैं आपको पता होगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास का आ जाएगा नीचे, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/sin थीटा होना चाहिए। यहाँ डाल दीजिए फटाफट से वाटर का आपके पास है गिवन बेटा कितना है, 1.32 डिवाइड बाई 1.56 ग्रेटर और इक्वल टू 1/sin थीटा होना चाहिए। इसको उल्टा कर दो, जैसे आप उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर आ जाएगी, इक्वल टू 1.56 डिवाइड बाई 1.32। इसको आप बेटा सिंप्लीफाई करो, जब आप इसको काटा पीटी करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 11/13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/13। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है, एक पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट, ए स्क्रीन प्लेस एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। जो कैपिटल डी है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। इस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, इसमें क्या काम करा, इसने स्पीड को बढ़ा दिया। तो बेटा ध्यान रखना, देखो स्पीड बढ़ाने का मतलब होता है उसने लैम्डा घटा दिया, क्योंकि स्पीड और जो वेलोसिटी लैम्डा है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके ना। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज जैसे ही होगी वैसे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ना, मतलब बेसिकली एंगुलर विड्थ को चेक करना है आपको ना, कि एंगुलर विड्थ पे क्या फर्क पड़ा। देखो एंगुलर विड्थ आपको पता है किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, ये भी आप दोनों फॉर्मूले याद रखना। इनके आपके सिलेबस में जो है डेरिवेशन नहीं है बेटा। एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ना। तो बेटा देखो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है 2 लैम्डा अपॉन में ए, और ये होता है बेटा 2 लैम्डा डी अपॉन में ए, ठीक है। तो पहली बात तो देखो एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं करती, कैपिटल डी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ लैम्डा घट गया ना, देखो लैम्डा घटा तो बेटा एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी डिक्रीजेस, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस ना। जो आपकी वेव है बेसिकली, वेव की डायरेक्शन किस तरफ है, प्लस का जेड एक्सिस की तरफ है आपकी ना, ठीक है।
अब बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ दिस वेव इज इनटू द डायरेक्शन आई प्लस जेड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, आई प्लस जे, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस में है आपके ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, आपको मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट का डायरेक्शन बताना है। तो बेटा आपको एक बात पता है कि यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती है, आपने पढ़ा होगा E इंटू बी जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ द वेव देता है, डायरेक्शन ऑफ क्या देता है बेटा, ये वेव देता है ना। और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है आपकी जेड एक्सिस में, मतलब आपकी के की तरफ डायरेक्शन जा रही है ना, जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो के शो करना चाहिए, तो ई क्रॉस भी आपका के आना चाहिए। तो आप यहाँ से जो है ई की वैल्यू यदि मैं डालता हूँ आई प्लस जे, और बी की वैल्यू मैं डाल देता हूँ कि मेरे को पता है इसका आंसर आई प्लस जे है, माइनस का आई प्लस जे ना। जब आप इन दोनों का बेटा यहाँ मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, कौन सा, इस वाले तरीके से आई जे के, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, यहाँ पे आपको आता होगा मैट्रिक्स मेथड ना, 1 1 0 माइनस 1 1 0 ना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा इसका आंसर बेसिकली क्या आता है, 2 इंटू के कैप आता है, ठीक है। मतलब कि आपकी जेड एक्सिस में आपकी डायरेक्शन आ रही है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस आई प्लस जे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ फटाफट। क्या बोल रहा है बेटा, इफ द मास ऑफ द रेडक्टिव सैंपल इज डबल्ड द एक्टिविटी, देखो बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। अब आ जाओ असर्शन रीजनिंग वाले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं, अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस डज नॉट चेंज, देखो ये गलत है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो एक क्लोज सरफेस है आपका ना, मैंने एक चार्ज यहाँ रखा होता है, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ कर देता हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे ही मैं चेंज कर देता हूँ क्लोज सरफेस के अंदर, तो ई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है बेटा, ई से तो क्योंकि सेपरेशन मैटर करती है, देखो ये सेपरेशन है, यहाँ ये सेपरेशन है, तो ये तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसा नहीं गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज विद द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज, यदि आप डिस्टेंस कम कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, यदि आपने डी को घटा दिया ऑटोमेटिकली सी बढ़ जाएगा, ये तो सही बात है। आगे लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये गलत है, इसका मतलब इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस, ये तो सही बात है, क्योंकि आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन करी होगी कि उसमें क्या बोलता है कि वो मैक्सिमम जो एटम का पार्ट है वो खाली है। आगे क्या बोला रीजन में, फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर माइनस 2, ये गलत है, क्योंकि बेटा आपको पता है जो इसका साइज आता है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर फर्मी लेवल का आता है, जो किससे निकालते हैं, रेडिएटर क्लोजेस्ट अप्रोच से निकालते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, इसका मतलब इसका आंसर ही बच्चे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अब आगे सेक्शन नंबर बी। मैं देखो बेटा फटाफट क्वेश्चन लगा रहा हूँ सारे, जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्टेज ना हो, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, जल्दी जल्दी फटाफट से वीडियो को निपटा देना आप लोग ना, ठीक है, क्योंकि समय कम है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करोगे उतना सीखोगे, ठीक है बेटा। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन टू द होल्स एन ई बाई एन एच ना, आपके पास क्या बोल रहा है, एन ई बाई एन एच का रेशियो गिवन है आपको फॉर द टू मीडिया ए एंड बी आर इक्वल टू 1, पहले केस में ये 1 के बराबर है, तो यदि मैं ए के केस में बात करूं बेटा, एन ई बाई एन एच इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एन ई इक्वल टू एन एच हो गया, पहला केस तो ये बोल रहा है। दूसरे वाले में बोल रहा है लेस देन 1 है, इसका मतलब बेटा एन ई बाई एन एच की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स क्या है, जो एन ई है वो लेस देन एन एच हो गया। देखो पहले वाले में बोल रहे हैं कि आपका जो ए मटेरियल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर है, दूसरे वाले में बेटा नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पता लग गया कि भाई जहाँ होल्स ज्यादा होते हैं इसका मतलब भी बेटा कौन सा मेटल होता है, वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और यदि कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो वो एन टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर का मतलब है कि आपका कौन सा है, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक, क्योंकि एक्सट्रिंसिक तो डोपिंग वाले होते हैं ना आपके, ठीक है, जो एन और पी होते हैं। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आपको बोला गया है ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए एंड बी, मतलब एनर्जी लेवल बनाना है आपको इंट्रिंसिक के लिए और इसके लिए पी टाइप के लिए ना। तो बना दो फटाफट से। देखो बेटा एनर्जी लेवल में क्या होता है, नीचे आता है कंडक्शन वैलेंस बैंड आता है आपका, फिर थोड़ा सा एनर्जी गैप छोड़ दो, फिर आपका कंडक्शन बैंड आता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है किसके ऊपर, इंट्रिंसिक की। तो बेटा इंट्रिंसिक में क्या होता है, दोनों पार्ट सेम होते हैं आपके, जो ये वी बी रहेगा वैलेंस बैंड और जो आपका कंडक्शन बैंड है, जितने यहाँ आप होल्स दिखा दीजिए 3, तो यहाँ आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे, क्योंकि क्या होगा भाई जितने इलेक्ट्रॉन जो ये थे चले गए वहाँ पे, और ये एनर्जी गैप है वो क्या रहेगा बेटा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ये तो आपका हो गया किसका, इंट्रिंसिक वाले का। यदि आप पी टाइप का बनाएंगे, और पी टाइप में आपको पता ही है पी या एन के अच्छे से कर लेना बेटा, दोनों पेपर में आने का चांस रहते हैं,
देखो पी टाइप में क्या होता है कि जो आपका एक्सेप्टर लेवल होता है, क्योंकि वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन कम रहता है एक ना, जहाँ वैकेंसी होती है, होल्स ज़्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे जो ये आपका वैलेंस बैंड ये नीचे वाला लेवल है आपका, यहाँ थोड़ा सा एनर्जी गैप छोड़ने के बाद ये आपका कंडक्शन बैंड बनता है। तो बेटा जो यहाँ पे एक्सेप्टर वाला लेवल है ना, जिस वो कहाँ लगा होता है, पी टाइप में वैलेंस बैंड से जस्ट अबव रहता है। तो यहाँ इसे बोलते हैं हम ई ए, एक्सेप्टर लेवल, जिसका एनर्जी लेवल कितना होता है, 0.01 होता है। ये पी वाले का है, ध्यान रखना। एन में बनाते हैं तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू होल्स के ना, तो जो जो एक्सीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहाँ लगे होते हैं, जस्ट कंडक्शन बैंड से बिलो रहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंशिएट में भी, कि दोनों को जो है एनर्जी बैंड के बेस पे जो है क्या काम करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखाइए। तो बेटा ये जो जो आपका एक्सीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, जो आपके डोनर रहता है ई डी जिसको बोलते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ डोनर ना, वो भी कितना होता है, 0.01 होता है। वो यहाँ लगा होता है ऐसे नीचे ना, कंडक्शन के नीचे। ये आपका एन टाइप का, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ए 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रोड, आपके पास एल की वैल्यू पता है कितना है, 0.5 मीटर है। रोड पी क्यू, ये वाली जो रोड है ना पी क्यू, ठीक है। कंप्लीट द साइकिल, कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है बेटा, 0.15 टेस्ला है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल सर्किट इज 3, आपको रेजिस्टेंस पता है कितना है, 3 ओम है। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड, आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है टू मूव द रोड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंडिकेटेड विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v, आपको v पता है कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा फोर्स निकालने के लिए आपको पता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा बेसिकली बिल साइन थीटा। जो फोर्स होता है आपने पढ़ा होगा वो होता है बी आई एल। तो बी आई एल, देखो बी तो पता है बेटा आपको, एल भी पता है, तो बी की वैल्यू डालो फटाफट एक बार ना, 0.15 इंटू एल की वैल्यू भी आपको गिवन ही है, 0.5 है, लेकिन आपको आई चाहिए पहले ना। तो बेटा आई के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ईएमएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो कौन सा ईएमएफ होगा, यहाँ आ जाएगा मोशनल ईएमएफ ना। तो ये हो गया बी एल वी, और जब आई निकालेंगे आप तो आई क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा। सो ये आ गया मेरे पास बी एल वी अपॉन में आर। तो बेटा बी भी पता है, एल पता है, वी पता है और आर भी पता है, सारी वैल्यू पता है, आपने आई पुट निकाला और इसको यहाँ पुट अप करोगे तो आपका फोर्स भी निकल जाएगा, ठीक है। चेक करने के पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो आपका आई आएगा, आई की वैल्यू आपकी कैलकुलेशन के बाद आनी चाहिए 0.05 एम्पियर। मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे पर्पज से, बस केवल आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो फोर्स आएगा बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए, आपको चेक कर लेना, 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21, ये 8 चैप्टर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले का, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस में, और कितना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 साइन ऑफ, ये लिखा है देखो, एक्स के साथ में जो भी आता है वो ध्यान रखना के होता है। तो यहाँ लिखा है 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t, ठीक है बेटा। इसकी आप कंपेयर कर दीजिए, b इजकल टू बी नोट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी के साथ ना। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो k की वैल्यू है, जिसे आप बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, बेटा ये कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 0.5 इंटू 10 की पावर 3 आ गया, और जो ओमेगा है बच्चे वो कितना आ गया, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया था बेटा, वेवलेंथ पूछी गई, वेवलेंथ कहाँ से निकलेगी, के से निकल जाएगी बेटा, वेवलेंथ होती है 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये कितना आ गया, 0.5 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ से बेटा लैम्डा निकल जाएगा, ये बन गया बेटा 0.5 से डिवाइड कर दो 10 की पावर 3 से ना, इसे आप सिंप्लीफाई करो आंसर आएगा। फिर पूछा फ्रीक्वेंसी निकालो, तो बेटा ओमेगा से निकल जाएगा, ओमेगा क्या होता है, ट्वाइस पाई न्यू इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, यहाँ से न्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोल रहे हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस वी सप्लाई अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉपर वायर, एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं बेटा। ये क्या बोल रहे हैं कि आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया किसके अक्रॉस ना, एंड ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको ड्रिफ्ट स्पीड पे फर्क बताना है कि भाई VD पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका ना, ठीक है। चलो कर लेते हैं फटाफट से इसको भी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बेटा VD पे यदि हम V को डबल कर दें, तो पहली बात तो आप ये देखो ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला है बेसिकली आपने पढ़ा है, एक तो फॉर्मूला होता है बेटा E टो बाई m ना, एक आप यदि करंट की फॉर्म में इक्वेशन देखें आपने पढ़ा होगा, आई होता है बेटा एन ई ए वी डी ना। यदि मैं यहाँ से वी डी निकाल लेता हूँ, वी डी क्या हो जाएगा बच्चे, आई इसको अपॉन में एन ई ए
ये हो जाएगा आई अपॉन में एन, ये आई को सिंप्लीफाई कर दो, आई क्या होता है वी अपॉन आर होता है, तो ये बन गया वी अपॉन आर एन ई, ए आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहली बात तो मेरे को मिल गया कि जो वी डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। दूसरी बात, अभी यहाँ से थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा दूँ यदि मैं, सो वी डी हो जाएगा हमारे पास बेटा, वी तो अपना है, ये आर को वैल्यू पुटअप कर दो। आर क्या होता है रो एल अपॉन ए होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एन ई ए तो यहाँ पे है ही, ठीक है। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो वी डी जो है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो वी ऊपर चले गए, ए से ये कट गए बेटा, तो यहाँ आ गया एन ई रो एल, ठीक है। तो आप इक्वेशन से देख सकते हैं। अब देखो पहला पार्ट देखो, वी इज डबल ना, तो बेटा पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली है, इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी यहाँ पे, तो ठीक है। एल इज हाफ, आप इस वाले इक्वेशन से देखो कि जो वी डी है वो इनवर्सली टू 1 अपॉन एल है, यदि आपने एल को हाफ किया तो यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। डी इज डबल्ड, इस बार डायमीटर क्या काम कर दिया इसने, डायमीटर को इसने डबल कर दिया ना, तो डायमीटर कहाँ आता है, देखो डायमीटर तो वीडी में आ ही नहीं रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है डायमीटर पे डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि भाई ये तो एक एवरेज स्पीड होती है सभी इलेक्ट्रॉन्स की ना, अब कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाए या ना घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या रहेगा बेटा इसमें अनचेंज रहेगा आपका ना, ठीक है। और वाला पार्ट देखो फटाफट क्या बोल रहा है, टू सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ ई बट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। देखो आपको यहाँ डायग्राम में गिवन है कि जो एक सेल है E इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी है E R2 वाली, एक आउटर रेजिस्टेंस लगा रखा है R, ठीक है बेटा। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ R, आपको कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so that the potential difference across the terminals of the first cell becomes zero। ये बोल रहा है कि इस वाली सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, V इजकल टू ई माइनस आई आर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना बन जाएगा, V इजकल टू ई माइनस आई इंटू आर वन, और ये बोल रहा है ये टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब आपको गिवन है बेटा E इंटू आई आर वन इजकल टू जीरो ना। आप पहले यहाँ से आई निकाल लो, अपना कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको ना। इस पूरे सर्किट से यदि आप आई निकालते हैं, आई क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है। अब वोल्टेज क्या है, देखो दोनों सेल सीरीज में लगी है, तो ये बन गया 2 इंटू ई डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस का कैपिटल आर। इस आई को उठा के यहाँ पुटअप करो, जैसे आप बेटा इसको यहाँ पुटअप करते हैं तो ई इंटू ये आ गया हमारे पास 2E अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर इंटू आर वन इजकल टू जीरो। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ई कट जाएगा, इधर आ जाएगा तो आपका ये क्या आ जाएगा, 1 इजकल टू आ गया बेटा 2R1 डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस का R। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा R की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी R1 माइनस R2। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ फटाफट से। क्या बोल रहा है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर माइनस का 13 kg, आपके पास मास गिवन है 10 की पावर माइनस का 3 kg, ठीक है अच्छे। एंड चार्ज आपको क्यों भी पता है, क्यों कितना है 5 माइक्रो कूलम है आपके पास। इस थ्रोन एट ए स्पीड, आपको इनिशियली स्पीड भी पता है जिससे वो फेंका गया है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, कितने सारे वेरिएबल गिवन है यहाँ पे हमें, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, आपको x निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस चलेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट मोमेंटली, मतलब कि जब आपका v कितना हो जाए, जीरो हो जाए ना। देखो आपको u पता है, v जीरो है, x निकालना है, इसका मतलब ये शो है कि आपको इक्वेशन कौन सी काम आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2ax, ये वाली इक्वेशन काम आएगी। लेकिन इसके लिए बेटा आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा पहले ना, तो इसके लिए पहले आप फोर्स निकाल लो फटाफट से। देखो फोर्स क्या होता है बेटा, Q इंटू ई होता है, Q आपके पास है ही 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 है, इंटू ई की वैल्यू आप पुटअप कर दो, ई कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5 है, इसे आप सिंप्लीफाई करो, 5 दूनी 10, तो बेटा ये आ गया आपके पास कितना, 1 न्यूटन आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स आ गया आपके पास 1 न्यूटन। उसके बाद आपने एक्सीलरेशन निकाला, ए इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में होता है, आपने यहाँ से ए निकाल लिया, ए कितना बनेगा, एफ अपॉन में एम आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगेंस्ट फेंक रहा है, ध्यान रखना, तो इसलिए यहाँ एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इसे आपने सिंप्लीफाई करा तो ध्यान रखना 10 की पावर वैल्यू उसमें देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर माइनस का 4 बनेगा यहाँ पे ना, ठीक है। आपने यहाँ वैल्यू पुटअप करी इसकी बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, एक्सेलेरेशन 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपका एक्सेलेरेशन भी मिल गया, एक्सेलेरेशन मिल गया, इसे यहाँ पुटअप कर दो, v जीरो है हमारे पास, u की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ये आ गया 2 इंटू ए आपके पास माइनस का 10 की पावर 3 है इंटू एक्स। इसे आप यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास कितनी 0.2 मीटर। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आओ, और वाला पार्ट है इसका। और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस इतने एंड इतने आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ना। आपके पास दो चार्जेस है, एक है बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, एक है बच्चे 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, दोनों किस पे रखे गए हैं, 2 मीटर सेपरेशन पे रखे गए। ये फर्स्ट चैप्टर का आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे आप बड़ा इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी। मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट हमारे पास ये पी है कि जो यहाँ से आर सेपरेशन पे है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2 माइनस आर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट जो फील्ड है वो कितना मान लिया हमने, जीरो है। बेटा नेट फील्ड जीरो कब आएगा, जब दोनों इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा यहाँ पे और जो इसकी वजह से फील्ड बनेगा वो जीरो हो जाएगा। तो आपको पता है एक सिंगल चार्ज कितना फील्ड बनाता है, के क्यू बाई आर बनाता है। अब यहाँ इसकी वजह से मैंने पुटअप कर दिया फील्ड के इंटू क्यू, हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 डिवाइड बाई आर आ गया, इज इक्वल टू सेम वे में इसका पुटअप कर दो, के इंटू क्यू, क्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइड बाई आ गया बेटा 2 माइनस आर। के कैंसिल आउट हुआ, ये कट गया, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से बच्चे जो वैल्यू आएगी ना आर की, वो आ जाएगा 2/3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज है, वहां से आपकी जो सेपरेशन रहेगी जहां नेट फील्ड जीरो होगा, वो कितनी रहेगी 2/3 मीटर रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा था, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज दिस। आपको कैपिटल एन की वैल्यू पता है कि, सॉरी नंबर डेंसिटी मतलब एन की वैल्यू पता है आपके पास कि 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब ना, कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके, 8.5 10 की पावर 28 है। फाइंड द करंट, आपको आई निकालना है बच्चे, थ्रो ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ, एल की वैल्यू पता है आपके पास 0.2 मीटर है एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है, ए की वैल्यू है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी, वोल्टेज भी पता है बेटा आपको, 3 वोल्ट आपकी बैटरी है। ठीक है, गिवन दैट मोबिलिटी, यहाँ पे गिवन है मोबिलिटी की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है। देखो बेटा आई निकालने का आपको पास एक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू होता है NeAVD ना, लेकिन इसे यहाँ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो आपके पास मोबिलिटी गिवन है, तो आपको मोबिलिटी से बेटा ड्रिफ्ट स्पीड को निकालना होगा। आप जानते हैं कि जो मोबिलिटी होता है वो होता है बेटा ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं यहाँ से ये वैल्यू पुटअप करूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई हो जाएगा। अब इसे यहाँ पुटअप कर दो तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन गया, NeA, ये आ गया म्यू इंटू ई। अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको गिवन है, यहाँ पे एन पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, एरिया पता है, म्यू आपके पास गिवन है, लेकिन आपको ई नहीं पता ना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला निकाल लेके कैलकुलेट कर लो। ई क्या होता है, वी अपॉन एल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बोलते हैं, डीवी अपॉन डी आर, तो वी अपॉन एल हो गया। वी की वैल्यू बेटा आपके पास है ही, और एल भी आपके पास है बच्चे ना, यहाँ से ई भी निकल गया। सारी वैल्यू पुटअप करो तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा आई, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसे आप इजीली जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा बेटा 0.92 एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ पहले, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, किस रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। देखो बेटा यदि आपका मास डिफेक्ट, यदि आप डेल एम कैलकुलेट करते हैं, यदि डेल एम की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वी कैन से द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और यदि बेटा आपकी अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आती है डेल एम की, जो मास डिफेक्ट है आपका, तो वी कैन से दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इसको ना। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लो फटाफट से। जैसे आप यहाँ पे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि जो यूरेनियम का मास था आपका, मास ऑफ यूरेनियम में से जब आप माइनस करेंगे मास ऑफ किसका, Pa प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन वाले का, दोनों का आप माइनस कर दीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी आपकी ना, 0 पॉइंट कितने आनी चाहिए, 0.02, डाटा गिवन है सारा ना, सारी वैल्यू पुटअप करो तो ये बेटा ये वैल्यू आएगी 95 UAMU एटॉमिक मास यूनिट। तो आप क्या बोलेंगे, देखो डेल एम की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस में आ रही, इसका मतलब कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहे हैं बेटा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर
कैरिंग करंट आई एट ए शॉर्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इटसेल्फ ना। देखो ये आपकी बायोट सेवर्ट की एप्लीकेशन है। ये बोल रहा है कि स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से एक पॉइंट है जो कि आर सेपरेशन या ए सेपरेशन पे है, तो यहाँ कितना फील्ड बनेगा। तो आपको पता है बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है ये आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, जिसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कि हम जो है इसे लिख लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आई अपॉन में ए, ऐसे कर देते हैं। मतलब 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं बस ना। क्यों करते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे आसान बन जाए कि म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 7 होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हम जो है इसे यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट इसका। सोलेनोइड इज 2 मीटर लॉन्ग। आपके पास जो है सोलेनोइड की लंबाई पता है बेटा, एल की वैल्यू है 2 मीटर है। ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपके पास जो है 3 सेंटीमीटर का डायमीटर गिवन है। इट हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। 5 लेयर्स है। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है इसमें, देखो वाइंडिंग की 5 है, और एक लेयर में बेटा कितने टर्न है, 1000 है। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई, तो 1000 इंटू 5 कर देंगे, तो टोटल बेटा नंबर ऑफ टर्न्स होगी 5000। अब आप यहीं से देखो लेंथ गिवन थे आपकी, तो नंबर ऑफ टर्न्स यदि मैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से निकाल लूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा ना। ये कितना बनेगा, 5000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, 2 है। एल की लंबाई 2 है, आपकी लेंथ ना, तो बेटा ये बन गया 2500 पर मीटर ना। एक मीटर में आपके 2500 टर्न आ गए ना। ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका पता ही होगा आपको, म्यू नॉट इंटू एन आई होता है। देखो एन हम निकाल चुके हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 4.10 की पावर माइनस 7, आई की वैल्यू आपको पता ही है, करंट कितना चल रहा है। ठीक है बेटा, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका और वाला पार्ट देखो। ये बोल रहे हैं ए लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये अभी तक मतलब बोर्ड में एक बार ही आया है, लेकिन चांस है कि इस बार आ सकता है। ये क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग वायर इज फर्स्ट बेंट इनटू सर्कुलर कॉइल इन वन टर्न। एक जो वायर थी उसे पहली बार में क्या करा गया, उसे सर्कुलर कॉइल में मूव कर दिया, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1 है। तो आपको पता है जो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा भाई, ये बनता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन थोड़ा सा यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो बेटा ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट आई, यदि मैं यहाँ से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया 2 पाई आई डिवाइड में आ गया, फिर यहाँ पे वही 4 पाई आर, क्योंकि आपको 10 की पावर माइनस 7 वाला टर्म आसान रहता है निकालने में ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स वाला मैंने फंडा यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले वाले केस में आपको गिवन है चीजें ना। फिर क्या बोला, एंड देन इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग एंटर्स ना, उसी वाली वायर को जिसकी सर्कमफेरेंस मतलब सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये लंबाई जो उसकी सेम थी उसे एंट्रेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बेटा जो बी डैश बनेगा वो कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्या चेंज होगा आपका 2 पाई, यहाँ एन डाल देंगे बस, केवल एन नंबर ऑफ टर्न्स था और रेडियस हो जाएगी चेंज, आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड आपका बन गया। ये पहली इक्वेशन ये वाली है, दूसरे वाली ये आ गया आपकी। लेकिन अब आपको आर डैश चाहिएगा। आर डैश कैसे निकालेंगे, आपको पता है वायर सेम है, वायर की लंबाई सेम है, बस केवल क्या काम कर दिया, उसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी चेंज है आपकी ना। तो जो सर्कमफेरेंस होगी पहले वाले केस में बेटा कितनी हो जाएगी, वो तो सेम है 2 पाई आर। इस बार क्या हो जाएगा 2 पाई आर डैश, लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी, तो इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से बेटा आपने आर डैश निकाल लिया, क्या बन गया आर अपॉन में एन, ये आ गया आपका। इसे आप यहाँ पुटअप कर दीजिए फटाफट से। जैसे ही आप बच्चे यहाँ पुटअप करते हैं इसको, तो आप ऑब्जर्व करेंगे या दोनों को डिवाइड मार दीजिए आप ना, तो जो आपका आंसर आएगा बी डैश बाई बी, ऑटोमेटिकली आपका कटने के बाद क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका जो है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन 2 केसेस ना। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a uniform angular speed omega. Find the expression for the magnetic field due to a current carrying circular conductor. Deduce the expression for the magnetic field at the center of the orbit. आपको जो क्या काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकालना है, पहले करंट निकालना है और फिर मैग्नेटिक फील्ड बताना है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। देखो बेटा आपको पता है एक बात का, क्या कर लेते हैं इसको साइड में ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आप जानते ही हैं। और आर यदि मैं वी को कन्वर्ट करूं, ये यहाँ से आप सीधा ओमेगा निकाल लीजिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर सीधा यदि मैं ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, ट्वाइस पाई इंटू न्यू होता है ओमेगा ना। ठीक है, यहाँ से मैंने न्यू निकाल लिया फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा अपॉन में 2 पाई हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से मेरे क्या निकालना था, करंट चाहिए। पहली बात तो ये पूछा गया है, करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब 1 अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्यू इंटू न्यू हो गया।
तो पहली बात तो करंट हमारा निकल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ई होता है, ई इंटू न्यू कर देते हैं, सो ई इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ये तो आपका करंट निकल गया यहाँ से ना, जो पूछा गया था। फिर क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ना। अब बेटा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर कितना बनता है, म्यू नॉट आई डिवाइड में कितना आता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। सॉरी, ये सर्कुलर पाथ है, करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। नहीं बेटा, एक कंडक्टर है स्ट्रेट वायर ना, सर्कुलर पाथ पे नहीं है, तो कितना हो जाएगा, बी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर इंटू आई की वैल्यू जैसे आप डालेंगे तो क्या बनेगा, ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई। इसे आप क्या सिंप्लीफाई करो तो बच्चे बी की वैल्यू जो आपकी आ गई वो बन गया म्यू नॉट ई ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर आर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक सेकंड बस। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर कॉन्स्टिट्यूट ए टेलीस्कोप। देखो, दो कॉन्वेक्स लेंस मिलकर क्या कर रहे हैं, एक टेलीस्कोप बना रहे हैं। पहले की जो फोकल लेंथ है वो आपको गिवन है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे की 1 सेंटीमीटर है। मतलब इसे मैं F1 और F2 मान लेता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो F1 है जिसकी 10 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है, और दूसरे वाले की बेटा जो F2 है उसकी मान लेते हैं कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर है आपका, ठीक है। The telescope is focused on a scale which is 1 मीटर away from the objective। आपके मतलब U1 की वैल्यू पता है, जो आपका UO बोलते हैं वो आपका 1 मीटर है, दिस विल बी 1 मीटर, तो ये बेटा बन गया माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले केस काम करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर करेंगे आईपीस के लिए सिंप्लीफाई ना। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। कैपिटल एल आपको बताना है, ट्यूब लेंथ जिसे बोलते हैं ना, दोनों लेंस के बीच की, जो आपकी कॉन्वेक्स और आईपीस और ऑब्जेक्टिव होता है दोनों के बीच की जो लेंस है बेटा उसे बोलते हैं क्या, ट्यूब लेंथ ना। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म है डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। आपकी कहाँ बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है ना, तो आपको ट्यूब लेंथ बतानी है। देखो फटाफट से, ये क्वेश्चन वैसे मैंने सिंप्लीफाई पहले करा रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि कई बच्चे नए होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी पहली वीडियोस ना, सीधा सैंपल पेपर लगाएंगे। तो बेटा चलो फटाफट देखो कर देता हूँ। आपको पता है, देखो पहले केस में देखो, यदि ऑब्जेक्टिव वाले केस की बात करें हम, तो फोकल लेंथ पता है आपको, यू पता है, तो यहाँ से वी निकल सकता है आसानी से। आपने लेंस फॉर्मूला यूज कर दिया, जैसे आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आपको पता है बेटा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ना। तो यहाँ f1 हो जाएगा, ये v1 और ये u1 ना। आप दोनों वैल्यू पुटअप करो, यहाँ से आप डायरेक्ट में लिख लेता हूँ, v की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो वैल्यू आएगी बेटा 100/9 सेंटीमीटर। आपको V1 मिल गया। अब जो ये V1 है जो किसने दिया है, ये आपकी इमेज आ गई है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए ऑब्जेक्टिव वाले की, तो मैग्निफिकेशन V अपॉन U होती है, तो बेटा ये बन गया V1 अपॉन में U1 आपका। ये कितना बन जाएगा, 100 अपॉन में 9 तो आपके पास है, डिवाइड मार दीजिए इसे किससे, U1 से, और U1 की वैल्यू आपकी माइनस का 100 है। तो बेटा जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव ने की, जो पहले लेंस ने मैग्निफिकेशन की है वो कितनी की है, 1/9 टाइम्स ना, ठीक है। इतनी मैग्निफिकेशन आ गई। अब यदि मैं ऑब्जेक्टिव वाला केस यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। जब बेटा आप आई पीस के लिए, सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमने निकाल लिया था, अब हम आई पीस के लिए निकालते हैं। तो आपको पता है आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी गिवन है आपकी, 1 सेंटीमीटर है आपके पास, और V2 आपको पता ही है कहाँ बन रही है फाइनल इमेज, वो 25 पे बन रही है, तो वो माइनस का 25 सेंटीमीटर पे बना रहा है इमेज ना। यहाँ से आप U2 निकाल सकते हैं, फिर आपने लेंस फॉर्मूला लगाया, जब आप यहाँ से U2 निकालेंगे तो आपका ये आंसर आएगा बेटा माइनस का 25 अपॉन में 26 सेंटीमीटर, ये आपका U2 आ गया। अब यहाँ से आप इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लो आई पीस की, कि वो कितनी मैग्नीफाइंग कर रहा है। फिर से आपने वही फॉर्मूला लगा दिया V2 अपॉन में U2 वाला। जैसे बेटा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 25 डिवाइड बाई U2 की वैल्यू डाल दो जो हमने निकाली थी अभी, 25 अपॉन में 26, 25 कैंसिल आउट, 26 ऊपर चला गया, तो बेटा ये बन गया 26 टाइम्स ना। तो जो आपकी नेट मैग्निफिकेशन जो टेलीस्कोप कर रहा है वो कितना होता है, आंसर आपको पता ही है इसका क्या होता है, m0 इंटू एम ही होता है फॉर्मूला। आप दोनों की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1/9 इंटू 26, तो बेटा ये आ गया माइनस का 2.89। मतलब नेट मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बच्चे, माइनस का 2.89 ना। ये आपकी मैग्निफिकेशन निकल गई है जो आपसे पूछी गई थी। अब आपसे ट्यूब लेंथ पूछी गई है, तो ट्यूब लेंथ क्या होती है, कैपिटल लेंथ, जो दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन होती है। जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाला इमेज बनाता है जिसे हमने V1 लिया है, प्लस जो आपकी सेपरेशन होती है जो इमेज काम करती है ऑब्जेक्ट के लिए, इन सॉरी आई पीस के लिए, जिसे हमने लिया है U2 यहाँ पे ना, ठीक है। ये मोड आता है, दोनों को ऐड कर दो
तो वो कितनी थी बेटा, पहले वाले केस में हमारी देखो निकाल रखी है 100/9 है, और दूसरे वाले में कितनी है 25/26 है। यहाँ पे प्लस साइन लेना, ध्यान रखना कि दोनों के बीच की सेपरेशन है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है लेकिन ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, शो दैट फॉर ए मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्रेटर देन। देखो बेटा इसका आंसर मैं आपको इसमें जो है यहाँ पे पीडीएफ में लिंक में भेज दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं इसको, ये आसान क्वेश्चन है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, थोड़ा 28 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ना। आपके पास देखो यहाँ पे बेटा वोल्टेज और करंट का जो है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में करंट और वोल्टेज गिवन है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है पहला पार्ट, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है बेटा, यहाँ वोल्टेज 2 से बढ़ के 2.4 हो रहा है, यहाँ वोल्टेज बेटा 0 से लेके घट के कितना हो रहा है, माइनस का 2 वोल्ट हो रहा है ना। पहले वाले में करंट क्या है 60 से 80 है, और यहाँ 0 से लेके माइनस का 2.25 माइक्रो एम्पियर हो रहा है। ठीक है, ये आपको चीजें गिवन है। कैलकुलेट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग रेजिस्टेंस बताने हैं, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है बेटा। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन करंट आ जाएगा। तो यदि मैं फॉरवर्ड बाइसिंग में बात करूँ, जो फॉरवर्ड बाइसिंग में चेंज वोल्टेज में हो रहा है कितना हो रहा है, टू में से 2.4 हो रहा है, इसका मतलब 0.4 वोल्टेज का चेंज है। 60 से 80 हो रहा है, तो यहाँ हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मिली एम्पियर। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये काटाबेटी करके कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपके पास 20 ओम। इसी तरह आप रिवर्स बाइसिंग का निकाल सकते हैं, जो आर भी आ जाएगा रिवर्स बाइसिंग का, वो फिर से डेल वी अपॉन में डेल आई। यहाँ पे वोल्टेज में कितना चेंज आया, -2 से 0 हुआ है, तो बेटा ये -2 आ गया आपके पास, तो घट रहा है ना वोल्टेज, ये इसमें आ गया आपका 25 माइक्रो एम्पियर ना। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा ये भी ना। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इन ए पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस इज लो एज कंपेयर टू। ये देखो ये तो 2022 में पेपर में क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक ये सेट का ना। ये सेट का ये क्या बोल रहा है, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स बाइस के। क्योंकि बेटा क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे आप बाइसिंग करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो पोटेंशियल वेरिएशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। पोटेंशियल वेरिएशन कम होगा एज कम्पेयर टू किसके, रिवर्स बाइसिंग के ना। इसलिए क्या होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, अपोजिशन कम होता है, इसलिए करंट जो है जल्दी फ्लो कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है, वो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 29। 11 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ए डिस्टेंट स्टेशन एट 220 वोल्ट। ये बोल रहा है कि आपके पास एक जो भी ट्रांसफॉर्मर है वो पावर ट्रांसमिट करता है जिसकी कितनी है 11 किलोवाट उसकी पावर है। ठीक है, ये पावर गिवन है आपके पास ना, तो पावर क्या होती है आपकी, P इक्वल टू है जो आपका इनिशियली पावर है आपके पास V इंटू आई होता है, इसे हम लिख देते हैं EP इंटू आई पी ना। ठीक है, ये आपके पास गिवन है 11 किलो वॉट, इसे मैं लिख लेता हूँ 11,000 वॉट। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया 220 वोल्ट है आपका, पहले पार्ट देखो जो आपका पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, 220 वोल्ट पे। इसका मतलब जो आपका सोर्स जो आपको सेकेंडरी में चाहिए ना, कितना है 220 चाहिए आपको ना। तो आपको पूछा गया है विच ऑफ द टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी प्रेफर एंड व्हाई। अच्छा, दोनों केसेस में मतलब आपको 220 पे या फिर 22,000 वोल्ट पे जो आपका वो रखा हुआ है ना दूर, तो आपको बताना है कौन सा आप जो है ट्रांसमिशन प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे। इसके लिए आप पॉसिबल जो है कैलकुलेशन कीजिए, 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। देखो आपको जो भी आप ट्रांसमिशन करेंगे उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि जो पावर लॉस है वो मिनिमम जिसमें केस में होता है, जिसमें आपकी जो हीट है जो एनर्जी लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में वो कम से कम होनी चाहिए ना। तो हम वो वाला जो है सेलेक्ट करते हैं। देखो फटाफट देख लेते हैं। देखो आपको पता है बेटा यहाँ पे ई एस निकल गया हमारे पास, तो गिवन है ई एस पावर गिवन है आपके पास ना। मेरे को यदि मैं करंट निकाल लेता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि जो पावर इनिशियली पावर है ES और IS वो मस्ट भी इक्वल होने चाहिए EP और IP के, प्राइमरी वाली सेकेंडरी के बराबर होनी चाहिए। यदि मैं सेकेंडरी की करंट निकाल लेता हूँ तो बेटा ये क्या बन जाएगा, EP IP डिवाइड बाई ES आ गया, और सारी वैल्यू हमें पता है। EP IP तो हमारे पावर ही गिवन है हमारे पास 11,000 डिवाइड बाई 220, इसे आप काट दीजिए यहाँ से, ये कितना बन गया आपके पास 50 एम्पियर। ठीक है, आपका करंट मिल गया, सेकेंडरी में कितना है, करंट मिलते ही आप पावर निकाल सकते हैं। हीट क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, तो आपने I स्क्वायर RT लगा दिया, पर सेकंड के हिसाब से कितना हो रहा है, ये आपका 50 इंटू 50 इंटू R, तो ये आ गया बेटा 2500 R, ये आ गया हमारे पास पावर ना। ठीक है, अगली बात देखो फटाफट अपना, इतने वोट आ गया आपकी हीट ना,
अब सेकंड केस में देखूं, यहाँ पे आपका जो ई एस है वो कितना हो गया इस बार, 22,000 हो गया आपके पास, 22,000 वोल्ट ना। आप 22,000 के हिसाब से फिर आप करंट निकालो फटाफट से, आई एस, फिर वही सेम फॉर्मूला लगा दो, ई पी आई पी डिवाइड बाई ई एस। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आपके जो वो करंट आएगा, यहाँ पे बहुत कम करंट आएगा, 0.5 एम्पियर ना, क्योंकि आपकी जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आप जब हीट निकालेंगे तो आपकी जो हीट है वो भी बहुत कम आ जाएगी, क्योंकि 0.5 का जब आप स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 0.25 आर वोट ना। आप ऑब्जर्व करते हैं कि देखो ये हीट तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू किसके, दूसरे वाले के। तो जो हम ट्रांसमिशन है वो सूट किसके कैसा रहेगा, 22,000 वोल्ट वाला अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30। ये डुअल से क्वेश्चन आ गया। तो क्या बोल रहा है, टू लाइंस ए एंड बी इन द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ द de Broglie वेवलेंथ। आपके पास लैम्डा और 1/√v का ग्राफ गिवन है, दो चीजों के लिए बना है आपका, ये एक ए है और एक बी है आपका ना, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। क्यों दोनों का सेम है, विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ द हेवियर मास। आपको बताना है कि ए या बी में से कौन से का ज्यादा मास है। तो बेटा आपको पता है, पहले इनका स्लोप देखो आप ना, आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन ट्वाइस एम क्यू वी, ये आपने पढ़ रखा होगा, जो कहाँ से आता है, एच अपॉन पी, मैंने पीछे सिखाया था अभी निकालना ना। अब आप एक बात देखो यहाँ से ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे, यदि मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से, स्लोप आप कैलकुलेट करो तो ये बनेगा बेटा लैम्डा अपॉन में 1/√v, ये आपका स्लोप आ गया। यदि मैं इसी वाले फॉर्मूले से स्लोप निकाल लेता हूँ, ये मैंने 2m क्यू अलग कर दिया, ये √v अलग हो गया। यहाँ से यदि मैं लैम्डा अपॉन में 1/√v निकाल लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, ये आ गया मेरे पास h अपॉन में 2m क्यू का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये चीज क्या आ गया आपके पास, ये स्लोप आ गया, मतलब ये स्लोप के इक्वल आ गया ना। अब आपको बोला गया चार्ज सेम है, देखो h तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो क्या आ गया बेटा, इनवर्सली टू 1/√m आ गया। जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम है उसका मास ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास कम। आप देखो स्लोप ज्यादा किसका है, बी का है, इसका मतलब बी का मास कम है एज कम्पेयर टू ए के। तो आपसे पूछा गया था हेवियर मास किसका है बेटा, ए का हेवियर मास है इसका मतलब। तो जो ए है वो रिप्रेजेंट करता है ज्यादा मास वाले को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, लिखा है एक्स रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस emitting electrons assuming that the work function of the surface can be neglecting prove that de Broglie wavelength। आपको बेसिकली लैम्डा निकालना है यार, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, या सीधा सीधा मैं यहाँ से एनर्जी जो है वो एस सी बाई लैम्डा भी होता है, ठीक है ये आता है। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को पी की फॉर्म में निकाल लेता हूँ, पी स्क्वायर बाई 2m होती है आपकी मोमेंटम की फॉर्म में लिखा जाए तो, ये बन गया एस सी बाई लैम्डा। यहाँ से आपने जो है क्या काम करा, पी निकाल लिया, तो बेटा पी स्क्वायर इजकल टू हो गया ट्वाइस एम एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। तो यहाँ से आपका पी निकल जाएगा, पी हो गया बच्चे हमारे पास ट्वाइस एम एच सी बाई लैम्डा का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या चाहिए आपको, लैम्डा चाहिए ना, तो बस लैम्डा इजकल टू होता है एच अपॉन पी, और पी हम निकाल चुके हैं, तो एच डिवाइड बाई ट्वाइस एम एच सी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया बेटा एच लैम्डा ऊपर चला गया, 2mc नीचे रह गया, ये पूरे के स्क्वायर रूट के अंदर, ये से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप आ गए बेटा सेक्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 point charges plus q and minus q are separated by distance d where besides at infinity is the electric potential zero। ये बोल रहा है आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है, एक आपका माइनस क्यू है, ठीक है। दोनों जो है डी सेपरेशन पे रखे गए हैं, तो आपको बताना है कि इन्फिनिटी को छोड़ के कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लेते हैं बेटा आर इस वाले चार्ज से एक R1 सेपरेशन पे है एक पॉइंट, इस वाले से मान लेते हैं R2 सेपरेशन पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहे, जीरो रहे ना। तो बेटा इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में R1 आ गया, प्लस दूसरे की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस का आ गया के क्यू अपॉन में R2, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ये इधर कट गया तो R1 बराबर R2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि R1 R2 सेम होना चाहिए। तो यार R1 R2 सेम का मतलब है कि दोनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो जाएगा पॉइंट ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, टू ग्राफ शो ड्रॉन बिलो शो द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद 1/r। आपका V वर्सेस 1/r का ग्राफ बना रखा है फॉर द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 के लिए ना। आपसे पूछा गया व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्ज। देखो बेटा आपको पता है पोटेंशियल डिपेंड करता है डायरेक्ट चार्ज के साइन पे ना, के क्यू बाई आर ना। यदि आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है चार्ज भी पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव है तो चार्ज भी नेगेटिव होगा। अब आप देख रहे हैं देखो पोटेंशियल जो ऊपर है यहाँ पॉजिटिव है तो चार्ज ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से ना।
दूसरी बात क्या बोल रहा है, विच ऑफ द टू चार्जेस हैज द लार्जर मैग्नीट्यूड एंड वाई, चार्ज किसका ज्यादा है। तो अब आप बात करते हैं किसके ऊपर, स्लोप के ऊपर ना। आप देख रहे हैं देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो जो स्लोप की बात, जिसका स्लोप ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा। स्लोप ज्यादा किसका है बेटा, देखो ये वाला स्लोप कम है एज कम्पेयर टू इसके ना, तो Q2 ज्यादा है, इसका मतलब Q2 का जो स्लोप है वो ज्यादा है, सो वी कैन सी Q2 का जो चार्ज है वो भी मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ इसी के ना, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू, 2q एंड माइनस का 3q आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड एल। ठीक है, ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है एबीसी, यहाँ पे लिख, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट, इसे यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, एक नहीं सॉरी ए को उठा के यहाँ ले गया A1 पे, बी को B1 पे, सी को C1 पे ले गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज टू द न्यू लोकेशन ना, आपको पहले वाली लोकेशन से दूसरी पे ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ना शिफ्टिंग करने के लिए, वो बताना है। तो पहले आप ये निकाल लो कि यार जो है आपका इनिशियली वर्क डन कितना था, मतलब जो एनर्जी थी इनिशियली कितनी थी ना। तो जो आपकी इनिशियली एनर्जी है, आपको पता है इनिशियली एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 बाई आर होता है आपका फॉर्मूला ना, आपने पढ़ा होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बेटा के Q1 Q2 बाई आर ना। यदि मैं इन दोनों के बीच की देखूं तो एनर्जी हो जाएगी आपकी के इसके बीच के देखो Q इंटू 2Q हो गया, डिवाइड बाई एल आगे सेपरेशन। ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच की देखो अब ये हो गया 2Q इंटू माइनस का 3Q डिवाइड बाई एल आ गया। फिर इन दोनों के बीच के देखो इनिशियली प्लस का Q इंटू 3Q डिवाइड बाई एल आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो जो आपके पास इनिशियली एनर्जी आई बच्चे, इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई आपके पास, ये आ गया आपके पास माइनस में के 7Q² बाई एल। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी आपकी आपके पास। अब आप क्या काम करेंगे, फाइनली देखो ना आपने क्या चेंज किया, चार्ज तो सेम ही है लेकिन ये मिड पॉइंट पे बोला है, इसका मतलब ये सेपरेशन कितनी होगी, L/2 L/2 L/2, सबकी सेपरेशन क्या होगी, L/2 होगी। तो जो फाइनल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, तो ये तो K तो बाहर है ही, ये चार्ज भी सेम है, K इंटू 2Q पहले वाले के लिए, सेपरेशन कितनी होगी L/2। यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा 2Q इंटू 3Q, यहाँ फिर से बेटा L/2, फिर यहाँ प्लस का Q इंटू 3Q डिवाइड में क्या आ गया बेटा L/2। आप तीनों को सिंप्लीफाई करो तो ये जो आंसर आएगा आपका ये बन गया बेटा माइनस का के क्यू इंटू की तो Q² आएगा, कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई एल। आप नेट निकाल लो तो आपने जो है जो चेंज निकाला आपका इनिशियल माइनस फाइनल, जैसे आप चेंज निकलेगा आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, इसका और वाला पार्ट देखो क्या लिखा है, शो मैथमेटिकली दैट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। ये आपका डेरिवेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको, सेकंड चैप्टर का डेरिवेशन है बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के लिए आप ये प्रूफ करके दिखाइए इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, सेकंड केस क्या बोल रहा है, इरेगुलर हेक्सागन ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, आपके पास एक हेक्सागन है आपका, मान लो ये है आपका, ठीक है 10 सेंटीमीटर सबकी सेम है साइड ना, चार्ज रखा है एट द ईच ऑफ द वर्टेक्स, हर कोने पे जो है 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर। देखो यार ये सेपरेशन आपको पता है, ये हर चार्ज से सेपरेशन सेम हो जाएगी सेंटर की ना, और कितनी रहेगी, जितनी साइड रहेगी इसकी 10 सेंटीमीटर रहेगी आपकी ना, तो एक की वजह से पोटेंशियल कितना बनता है, K/R बनता है। अब आपको सबके 6 रखे हुए, सेपरेशन भी सेम है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सारी वैल्यूज आपको नोन है। 6 इंटू के की वैल्यू आपको पता है 9 to 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 इन 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। इसे आप सिंप्लीफाई करो बेटा, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन के बाद कितना आंसर आना चाहिए, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, चेक कर लेना इसको। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। देखो ढंग से देखा जाए ना, आप देखो ये वाला कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर देखो, यहाँ आपस में जुड़े हैं और यहाँ से भी आपके आपस में जुड़े, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। यदि मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा, देखो ये ऐसे लगे हुए हैं ना, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड का है C1, ये बेटा आपका 6 माइक्रोफेरेड का है C2 बच्चे, और यहाँ वोल्टेज है 6 वोल्ट की। आपको निकाला गया है कि चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, देखो चार्ज तो डिफरेंट लेकिन वोल्टेज सेम जाएगा, इसमें भी 6 वोल्ट गया, इसमें भी 6 वोल्ट गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपकी क्या रहती है, सेम रहती है ना। चार्ज निकाल लो, पहले पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV होता है C1 इंटू V1, C तो पता ही है आपको 4 है और ये 6 है,
ये तो आसान ही है, 24 माइक्रो कूलम आ गया। दूसरे पे निकाल लो, 6 इंटू 6, ये 36 माइक्रो कूलम आ जाएगा। बस खत्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है आपके ना। प्लेन का मतलब है कि आपकी रे कैसे आ रही होगी, रे आपकी ऐसे आ रही होगी, क्योंकि इन्फिनिटी से रे आती है, पैरेलल रे आएगी तभी जाके आपका वेव फ्रंट कैसे रहेगा, आपका प्लेन रहेगा। अब ये क्या काम करेगा, कन्वर्ज करेगा बेटा इसको, ये कन्वर्ज करके क्या बनेगा आपका, ये पॉइंट मिला तो आपका यहाँ वेव फ्रंट कैसे बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया, ये आपका इंसिडेंट आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, यूज हाइजेंस प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये आपका डेरिवेशन है बेटा आपका, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट ना। आपको यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में बताना है पूरा, यहाँ पे आपको वो निकालना पड़ेगा उसकी कि भाई उसका पावर डिफरेंस कितना होता है, या उसकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करना है थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं है। आगे पूछा गया है, व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल ऑफ द ओरिजिनल विड्थ देन दिस इफेक्ट द साइज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड ना। आपको मैंने पीछे बताया था बेटा, ये ध्यान रखना, इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है आपका, उसकी जो एंगुलर विड्थ है या आपका जो उसका लीनियर विड्थ है, उस पर क्या फर्क पड़ता है यदि आप क्या कर देंगे, विड्थ ऑफ द स्लिट को डबल कर दे। आपको पता है बेटा, जो विड्थ ऑफ द सीरीज होती है वो क्या होती है, 2 लैम्डा डी अपॉन डी होती है या ए होती है ना, ये लीनियर विड्थ है आपकी। या फिर यदि मैं वो देखूंगा एंगुलर विड्थ, तो वो भी 2 लैम्डा अपॉन ए होती है, इनवर्सली है ए पे ना। ए को आपने डबल कर दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो जाएगा बेटा, उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हो गया, हाफ हो गया। पूछा गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बेटा एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के ना। अब आपने उसको डबल करा है तो डबल का इसको मतलब 4, इसका मतलब इंटेंसिटी हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, कुछ इसका और वाला पार्ट देखो, ये क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स 0.1, बस बेटा 5 से 10 मिनट का पेपर बचा हुआ है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फटाफट। द टू स्लिट्स 0.15 मिलीमीटर अपार्ट, इसका मतलब स्मॉल डी आपके पास गिवन है 0.15 मिलीमीटर है, ठीक है। एलिमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू पता है बच्चे कितनी है, 600 नैनोमीटर है आपके पास। स्क्रीन इज 1 मीटर अवे, डी की वैल्यू पता है बेटा 1.0 ना, स्क्रीन और सोर्स के बीच की सेपरेशन पता है। पूछा गया पहला पार्ट आपका क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। देखो बेटा, ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको पता है कि जो ब्राइट फ्रिंज की एक्सप्रेशन होता है, जो वाई आता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, वो कितना बनता है आपका, एल लैम्डा डी अपॉन डी आता है। सारी वैल्यू पुट अप करो, एन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट बोला है तो पहले डाल दो, एन की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। सेम वे में आपके डार्क के लिए बोला है, डार्क के लिए बेटा क्या आता है एक्सप्रेशन, आपको याद होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये आता है। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट अप करो, एन की वैल्यू फिर 1 डालो, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 1 करके 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा लैम्डा डी अपॉन में 2d। सब गिवन है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, फटाफट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द स्लिट। मतलब आपने क्या काम करना है, जो आपकी बीटा आता है, जो फ्रिंज विड्थ होती है आपकी, वो क्या होती है, लैम्डा डी अपॉन डी होता है। अब इसने क्या बोला है कि डी को कम कर दिया है, डी घटते ही बेटा क्या हो जाएगा, मतलब जो डी होती है ना, देखो स्लिट्स और स्किन के बीच की, कैपिटल डी बोलते हैं जिसको ना, डी इसने घटा दिया, डी घटाते ही बीटा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सीधा सीधा क्या करेगा, बीटा भी कम हो जाएगा। अगले पार्ट्स पे आओ, सेकंड पार्ट, ये क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई आर प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव ना। आपको पता है एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है यार, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, देखो ये पहले डेरिवेशन में आया करता था लेकिन अब डेरिवेशन नहीं है इस साल के लिए ना। तो ये क्या था हमारे पास कि जो यदि दो वेव आपकी इंटरफेयर करेंगी तो जो उसका नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 cos फाई ना, ठीक है। अब इसने बोला कि दोनों की जो कोहेरेंट है आपका, इसका मतलब I1 और I2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो वो मान लो I के बराबर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से यदि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल ली जाए, वैल्यू पुट अप कर दो फटाफट, तो ये आ जाएगा 2I प्लस यहाँ से भी एक आई आ जाएगा 2I cos फाई। इसे आप सिंप्लीफाई करो, बात कर रहा है कंस्ट्रक्टिव की, तो कंस्ट्रक्टिव में जो cos फाई है वो कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि भाई इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी आपकी तब बनेगी जब आप cos की वैल्यू 1 बनेगी। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आपके पास, 2I प्लस 2I, इसका मतलब ये 4I हो गया। सेम वे में आपने क्या काम करा, डिस्ट्रक्टिव के निकाल लिया। डिस्ट्रक्टिव में जो आपका cos फाई है बेटा, वो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में cos फाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्योंकि जो इंटेंसिटी वो क्या होती है, मिनिमम रहती है आपके। इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ होती है, जहाँ कोस फाई 0 हो जाए आपका ना। कोस फाई 0 होती है जो इंटेंसिटी है वो कितनी बन जाएगी
मिनिमम इंटेंसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2i माइनस का 2i। ठीक है बेटा, कितना आ गया आंसर, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद आ जाएगा केस बेस्ड स्टडी बस। ये क्या बोल रहा है बेटा, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैविंग 2000 टर्न्स एंड कैरिंग करंट 200 मिली एम्पियर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस। आपको जो डाटा गिवन है वो सब लिख लो फटाफट से। एक एरिया गिवन है आपके पास, तो पहले तो 8 इंटू 6 ना, तो 8 से 48 निकल जाएगा यहाँ से, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो बेटा बन गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर माइनस का 4 मीटर इसका मतलब। ठीक है, एरिया हमें गिवन है, आपको 200 टन्स गिवन है। ठीक है, कैपिटल एन आपके पास कितना है, 2000 है, सॉरी। करंट्स की वैल्यू पता है आपकी, जो करंट है आई वो कितना है, 200 मिली एम्पियर है। ये हो गया बेटा 200 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आ गया। बी आपके पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, ये भी गिवन है आपके पास। डायरेक्टली लगना एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोयल कैन बी एक्सपीरियंस ना, तो टॉर्क की वैल्यू आपको पता है बिना साइन थीटा होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा है तो बेटा ये बन जाएगा बी आई एन ए। ये आपका टॉर्क आ गया बी आई एन ए। सारी वैल्यू पुटअप करो, सब नोन है आपके लिए ना, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क, ये बोल रहे हैं बेटा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, थीटा 90 होने पे ही आपका टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। आगे पूछा है विच ओरिएंटेशन द कॉइल इज जीरो, जब आपका क्या रहेगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि आपका प्लेन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के। अगली बात पे आओ, सेकंड पार्ट इसका, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है बेटा, एरिया ऑफ द कॉइल पता है, एन पता है, ए पता है, बी पता, आर पता। इंडिकेट ए सिंपली वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%। आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से जो करंट सेंसिटिविटी है वो बढ़ा लेंगे। देख बेटा, करंट सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होती है, ये होती है कि जितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट पे ना, और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आ जाता है फॉर्मूला एन बी ए अपॉन में के हमारे पास। ठीक है, तो आई एस इजकल टू क्या है, एन बी ए अपॉन में के ना। अब आपको साफ दिख रहा है कि यार बहुत इजी वे है कि हम देखो के को तो चेंज कर नहीं सकते आसानी से, क्योंकि ये तो फिक्स होता है आपका टॉलरेंस कांस्टेंट जो होता है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं आसानी से, ए कर सकते हैं और बी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि मेरे को करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा आसानी से। तो आप क्या करेंगे, 25% बढ़ाना है तो नॉर्मल सी बात है, मेरे को जो है नंबर ऑफ टर्न्स 25 से लेके 30 के बीच में बढ़ा दूंगा, परसेंटेज में आसानी से जो है आपका जो करंट सेंसिटिविटी है वो 25% बढ़ जाएगी। आगे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टू पैरेलल लाइन। देखो बेटा, ये दो पैरेलल प्लेटें हैं आपकी, दोनों में मान लो करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है या डिफरेंट में है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कैलकुलेट करना है। ये डेरिवेशन है, आप इजीली कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है बेटा, और यहीं पे एक एम्पीयर को डिफाइन भी करना होता है, वो मैंने करा रखा पहले से। ये इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट आपके पास गिवन है, कैपिटल एम की वैल्यू पता है बेटा कितनी है, 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, रेस्ट विद द सेंटर ऑफ द फ्रिक्शनलेस फोर्स एफ इज अप्लाइड टू राइट एंगल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पायोट ना। आपको एक्स की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर है आपके पास। इट इज ऑब्जर्व दैट एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कितना है, 0.25 टेस्ला। एंगल भी पता है बेटा कितना है, 30 डिग्री है। पूछा क्या है आपसे, एफ की वैल्यू पूछी है, तो आप इजिली एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा जैसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा जिसकी वैल्यू होती है एम वी साइन थीटा। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये बन गया एफ इंटू एक्स एम बी साइन थीटा। आपको एफ चाहिए तो एफ क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा डिवाइड बाई एक्स आ गया। ठीक है, सारी वैल्यू बेटा आपको गिवन है, देखो एम पता है, बी पता है, एक्स पता है, थीटा पता है ना। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा एफ की वैल्यू आपके पास आएगी 3.75 न्यूटन। इसे आप चेक कर सकते हैं निकाल के। ठीक है, अब पूछा है हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ एफ इज विथड्रॉ। यदि आप फोर्स को हटा देंगे तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, जैसे था पहले से ही, वो दोबारा से फील्ड की डायरेक्शन एलोंगेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये सेक्शन ई आ गया आपका, लास्ट सेक्शन है ये, केस बेस स्टडी कर लेते हैं फटाफट। देखो ये क्या बोल रहा है, ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट बना रखा है यहाँ पे ना। ठीक है, कि एक कोयल है, एक C1 है, एक C2 है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है। पहला लिखा है पार्ट, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द EMF इंड्यूस इन द कोयल C1। C1 में इंड्यूस कैसे हुआ है जो EMF है। नॉर्मल से बेटा दोनों के बीच में यदि मोमेंट होती है, C2 को आप इसके पास लेके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली C1 में फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, C1 के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू फैराडे EMF हो जाएगा चेंज।
ये फ्लक्स में चले जाते ही ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टेडी करंट फ्लो इन द कॉइल C2। यदि इसमें स्टेडी करंट फ्लो कर रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, आपको भाई ये स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। दूसरे वाली कॉइल में क्या होगा, आपका चेंज नहीं आएगा करंट ना। ठीक है, यदि करंट सेम है, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, स्टडी बनेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ गैल्वेनोमीटर बिहेव्स इन द बोथ केसेस ना, व्हेन कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल C1। यदि C2 ये C1 की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली बात है भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो है इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली जो ये आपकी कॉइल है C1 वो उसका अपोज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या होगा, C1 कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जो G है आपका गैल्वेनोमीटर, इसमें एक डायरेक्शन में करंट चलेगा, मान लो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें नीडल इस तरफ आ रही है। दूसरे केस बोल रहे हैं, व्हेन C2 इज मूव अवे, जब ये दूर जाएगा तो भाई डायरेक्शन में फिर फ्लक्स में चेंज आएगा, अब कम होगा फ्लक्स, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस बार अपोजिट उल्टी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे इसका और वाला पार्ट देखो, इन द अबव केसेस द रिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज C2 इन द मोशन, विल इट बी वैलिड फॉर C1 इज मूव। यस, ये बात भी सही है भाई, जैसे जैसे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा, तब तब बेटा इनमें ईएमएफ जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पूछ रहा है व्हाट विल बी हैपन इफ द कॉइल C2 इज मूव फास्टर टुवर्ड्स द कॉइल C1। या जितना तेज मूव करेगा उतना ही जल्दी जो है ईएमएफ जनरेट होगा, और क्या करंट जो है सेम रेट से चेंज होगा वहां पे। अगले वाला पार्ट आ जाओ फटाफट बेटा। ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है 60 डिग्री, ए की वैल्यू आपको पता है, ए हमारा 60 डिग्री आ गया। फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंसी, ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर ए रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म व्हिच इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन, देखो यार मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन है 30 डिग्री है, तो आई इज इक्वल टू क्या है 30 है। तो बेटा मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, जो ई है वो आई के बराबर ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, ये 30 डिग्री आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए रे ऑफ द रिफ्लेक्टेड थ्रू इज 60 डिग्री। आपको डेविएशन एंगल भी पता है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ना, आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको बेटा पता होगा, मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड में होता है बच्चे साइन ए बाई 2। डेल एम की वैल्यू पता है कितनी है, 60 है, और ए की वैल्यू पता है 60 है, भी आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा √3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर विच कलर ऑफ द लाइट द डेविएशन प्रोड्यूस इज ग्रेटर एंड विच फॉर द कलर इज लीस्ट ना। ये बोल रहा है किसके लिए ज्यादा रहेगा डेविएशन एंगल, और किस कलर के लिए कम रहेगा। देखो आपने पढ़ा होगा बेटा, जो डेविएशन एंगल होता है बेसिकली ना, जो डेल एम है या डेल है, वो इनवर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर ना। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, इसलिए जो रेड का डेविएशन है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू वायलेट के। ठीक है बेटा, फिर ए प्रिज्म विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.757 गिव्स अ डेविएशन ऑफ 5.5 डिग्री, फाइंड द प्रिज्म एंगल। इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, देखो आपको डेविएशन पता है और n की वैल्यू पता है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो डेविएशन एंगल होता है आपका, वो μ-1 इंटू ए होता है। आपको a निकालना है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन में μ-1। यहाँ आपको डेल भी पता है, म्यू भी पता है, कैलकुलेट करो वैल्यू, ये कितना आ जाएगा 5.5 है, ये आपके पास 1.57 माइनस का 1, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये 9.65 आई थिंक डिग्री के आसपास आ जाएगा इतना। ठीक है, इसका और वाला पार्ट देखो, ये क्या बोल रहे हैं, ये आपको ग्राफ बना रखा है डेविएशन एंगल के और इसके बीच में आई के ग्राफ के बीच में, डिस्क्राइब दिस ग्राफ ब्रीफली। यही बताना है आपको कि जो ये एंगल है, देखो इस वाले एंगल पे यहाँ पे कोई नियर अबाउट 40 डिग्री के नियर अबाउट पे क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस वाले एंगल पे 40 डिग्री पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम है, मतलब यही बात करनी है यहाँ पे ना। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द लाइट पैरेलल टू द बेस ना, किस पे जो है बेस के पैरेलल रहेगी, किस पे रहेगी बेटा, आई इक्वल टू ई जहाँ पे हो जाएगा आपका, और आई इक्वल टू ई कितने पे है 45 डिग्री पे, क्योंकि आपका डेल कितना है, मिनिमम है, कितना है 40 डिग्री के आसपास है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये था बात बेटा आज का हमारा सैंपल पेपर। तो अब से 24 घंटे बाद आपका पेपर है, तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आपको ध्यान रखना है कि आपका किसी भी हाल में 95 प्लस आपको लेके आना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।